करें तो आपके ज़िले में चंद्र प्रकाश गंगा हैं, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक ताकतवर नेता सुरजीत सिंह सलाथिया भी आपके इलाके में हैं, और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक दोनों जगह आपने बुलडोज़र चलाया। तो ये जानना चाहूँगा कि ये जो दोनों आपने की, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था? और प्रेशर क्या है? प्रेशर यही होगा कि आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपको अपना जो कर्म है वो तो करना है, आपकी ड्यूटी है उसको निभाना है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी बड़ा है कि छोटा है। सरकार की नज़रों में या अफसर की नज़र के अंदर हर आदमी बराबर होना चाहिए। जहाँ तक वो ज़मीन जो मैंने खाली करवाई थी, उसमें शायद उनका अपना कोई नाम नहीं था उस ज़मीन के ऊपर, उनके किसी परिवार का या किसी साथी का नाम हो सकता है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में शायद उनका नाम नहीं था उसमें। और जब भाजपा नेता के यहाँ गए आप? भाजपा नेता का वो एक अलग विषय था, उनका किसी के साथ कोई झगड़ा था आपस में, और उसमें झगड़े के अंदर उन्होंने किसी की ज़मीन पकड़ी हुई थी तो उसने FIR लगाई थी। ठीक है, तो उसमें आपको कार्रवाई करनी पड़ी? हाँ जी, कार्रवाई तो करनी पड़ती है जब कोई शिकायत आपके पास आए तो। और मैं मोटे तौर पे आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने इंक्रोचमेंट कहीं भी हटानी है तो उसका मूल मंत्र ये है कि आपको एक सीक्रेसी मेंटेन करनी है, प्लानिंग करनी है और फिर सीक्रेसी मेंटेन करनी है। जब आपको कहीं जा रहे हो, कहीं करने के लिए इंक्रोचमेंट ड्राइव, यहाँ इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, तो पहले ही लोगों को पता चल गया होगा, आप कैसे हटा पाओगे? जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण हटाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक ड्राइव शुरू किया है। अतिक्रमण को बड़ी गंभीरता के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार लेती है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बार बार कहा। और एक नाम, जिस नाम से अतिक्रमण करने वाले और अवैध कब्जाधारी एक समय में घबराया करते थे, वो नाम इस समय मेरे साथ है। डिप्टी कमिश्नर कठुआ रहे और बाद में डिप्टी कमिश्नर सांबा रहे। सांबा का जो इनका टेन्योर था वो बलशाली लोगों के साथ टकराने का टेन्योर था, लेकिन डरे नहीं, घबराए नहीं और अपना काम ईमानदारी के साथ करते रहे। इम्पेकेबल इंटेग्रिटी के मालिक मेरे साथ हैं पूर्व डिप्टी कमिश्नर सांबा रोहित खजूरिया। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नमस्कार जी। रोहित जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ कैसी है? पोस्ट रिटायरमेंट यूजुअली सब लोगों को कोई ना कोई असाइनमेंट मिलती है, तो इतनी ईमानदारी के साथ आपने पूरी ज़िंदगी काम किया, तो तवक्का तो ये थी कि शायद उस ईमानदारी को नवाजा जाएगा, लेकिन वजह क्या, मतलब कोई पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ रिटायरमेंट असाइनमेंट आपने नहीं ली या सरकार को ही लगा कि भाई इतना ईमानदार आदमी हमको नहीं चाहिए? देखिए, ऐसा है कि रिटायरमेंट की तिथि आपको सबको मालूम होती है, उसके बाद का जो भी कुछ होता है वो किसी का राइट नहीं होता, तो इसके बारे में कोई ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। रिटायर हो गए तो घर आ गए, उसके बाद ये सरकार की तरफ से रिटायर है, ना सोसाइटी की तरफ से रिटायर है, ना परमात्मा की तरफ से रिटायर है, तो जैसा चल रहा है अच्छा ही चल रहा है। तो कुछ गतिविधियां चल रही हैं अभी भी या कुछ भी नहीं? पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में लोग अक्सर कोई समाज सेवा के काम करने शुरू करते हैं, और आज तो नया एक और चीज़ भी हो गई कि लोग राजनीति की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने जहाँ जहाँ भी काम किया है, लोगों से मेरा बड़ा जुड़ाव रहा है, कॉमन मैन से जुड़ाव रहा है, बड़े लोगों से शायद उतना जुड़ाव ना रहा हो, तो इसलिए मेरा लोगों के साथ उठना बैठना आज भी उतना ही है या उससे भी ज़्यादा है। जिन इलाकों में मैंने काम किया हुआ है, जम्मू, सांबा, कठुआ, तो इन इलाकों में आज भी लोग मुझे बुलाते हैं और मैं रेगुलरली इनके टच में हूँ और इनकी समस्याएं सुनता हूँ, और जो मेरे से बन पाता है, जो इनको सलाह दे पाता हूँ, मैं दे देता हूँ। रोहित जी, मुझे ये बताइएगा कि अतिक्रमण को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार काफ़ी गंभीर लग रही है और कुछ एक अतिक्रमण हटाने वाले कुछ एपिसोड्स भी हुए, लेकिन आप डिप्टी कमिश्नर सांबा रहे हैं, कठुआ में रहे हैं, आप जब अतिक्रमण हटाने को लेकर गंभीर हुए तो आपने सिस्टम को कैसा देखा? देखिए, ऐसा होता है कि ये जो अतिक्रमण है या सरकारी ज़मीन का बचाव है, ये एक सरकारी महकमा जो रेवेन्यू होता है या डिप्टी कमिश्नर होता है या उसके नीचे जितना भी अमला होता है, असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, तहसीलदार हो गए या नायब तहसीलदार हो गए, ये उनका एक रूटीन जॉब है। ये एक अच्छी चीज़ है इस बार कि यहाँ हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर एक डिसीजन लिया गया कि यहाँ जो पिछले कई सालों में, कई दशकों में सरकारी ज़मीन हड़पी गई है, उसको खाली करवाया जाए। तो ये तो जो अफसर लोग हैं या अमला है या एडमिनिस्ट्रेशन, उनको एक एडवांटेज थी कि ऊपर से सीधा इंस्ट्रक्शन है और ये उसको कर सकते थे, और कईयों ने किया भी होगा, मुझे इसका ज़्यादा कोई इल्म नहीं है कि कितनी ज़मीन खाली हुई या कितनी खाली करनी थी इन्होंने, लेकिन इस बार इनका काम काफ़ी आसान था। जो जब आपने सांबा में ड्राइव शुरू की थी तब कितनी मुश्किल थी? देखिए, मुश्किल या ना मुश्किल होने की बात नहीं होती, अपनी ड्यूटी समझने की बात होती है। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये एक रूटीन काम है। अगर डिप्टी कमिश्नर कहीं लगा हुआ है तो
तो उसका काम यह है कि सरकारी ज़मीनों की हिफाजत करना। पहले ज़माने में मालिया होता था, ठीक है, या और आज के ज़माने में किसी की अगर परफॉर्मेंस आंकनी हो रेवेन्यू अफसर की, तो यहाँ से आंकनी चाहिए कि उसने कितनी सरकारी ज़मीन खाली करवाई या उसके एरिया में कितनी इंक्रोचमेंट है। तो ये चीज़ देखनी चाहिए, तो रूटीन काम है। जैसे आपने कहा रूटीन काम है, लेकिन आपका तो बड़े ताकतवर लीडरों के साथ वहाँ पर टाकरा था। मुझे याद है वहाँ सांबा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो आपके ज़िले में चंद्र प्रकाश गंगा हैं, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मंत्री। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक ताकतवर नेता सुरजीत सिंह सलाथिया भी आपके इलाके में हैं, और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक दोनों जगह आपने बुलडोज़र चलाया। तो ये जानना चाहूँगा कि ये जो दोनों आपने की, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था? देखिए, ऐसा होता है कि जब आदमी नौकरी शुरू करता है तो उसके 2-3 साल जो नौकरी के शुरू के होते हैं वही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए। एक बार आपकी एक पहचान बन जाए और आप एक रास्ता अख्तियार कर लो, तो मुझे नहीं लगता किसी किस्म की कोई आपके ऊपर दिक्कत आती है। और प्रेशर क्या है? प्रेशर यही होगा कि आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपको अपना जो कर्म है वो तो करना है, आपकी ड्यूटी है उसको निभाना है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी बड़ा है कि छोटा है। सरकार की नज़रों में या अफसर की नज़र के अंदर हर आदमी बराबर होना चाहिए। खाली ये है कि मैं ज़मीन को बचाने के विषय की बात नहीं कर रहा। जो बिल्कुल हमारा कुचला आदमी आपके दफ्तर में कोई फरियाद लेके आता है, उसकी बात थोड़े ज़्यादा ध्यान से सुननी चाहिए, लेकिन उसका कतई मेरा ये मतलब नहीं है कि उसको ज़मीन अगर उसने इंक्रोच की है तो उसको छोड़ देना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कार्रवाई सबके खिलाफ सबके खिलाफ होनी चाहिए। मुझे बताइए, आप कानून की किताब उठा लीजिए, उसके अंदर कहीं लिखा हुआ है कि जो गरीब आदमी है उसको इंक्रोचमेंट का राइट है? ये कहीं नहीं लिखा हुआ। इंक्रोचर तो इंक्रोचर है। जैसे आपने कहा इंक्रोचर तो इंक्रोचर है। अगर हम बात करें पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और इस समय भाजपा में वो नेता हैं सुरजीत सिंह सलाथिया, तो कितनी ज़मीन थी जो उनके जिस पर उनने अतिक्रमण किया था, और जब आप वहाँ पर दलबल लेकर गए तो कोई रेजिस्टेंस हुई क्या? ऊपर वाले लेवल से किसी किस्म का कोई फ़ोन या कोई परेशानी आई? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक वो ज़मीन जो मैंने खाली करवाई थी उसमें शायद उनका अपना कोई नाम नहीं था उस ज़मीन के ऊपर, उनके किसी परिवार का या किसी साथी का नाम हो सकता है। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में शायद उनका नाम नहीं था उसमें। अच्छा, रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम नहीं था, शायद नहीं था। और जब भाजपा नेता के यहाँ गए आप? भाजपा नेता का वो एक अलग विषय था। उनका किसी के साथ कोई झगड़ा था आपस में, और उसमें झगड़े के अंदर उन्होंने किसी की ज़मीन पकड़ी हुई थी तो उसने FIR लगाई थी। ठीक है, तो उसमें आपको कार्रवाई करनी पड़ी? हाँ जी, कार्रवाई तो करनी पड़ती है जब कोई शिकायत आपके पास आए तो रोहित खजूरिया जब ये कार्रवाई करते थे, आपको ये जहन में नहीं आता था कि आने वाले कल में हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की सरकार बन जाए, आने वाले कल में भाजपा वालों की सरकार बन जाए? क्योंकि अक्सर ये होता है कि निशाने पर वही अफसर रहता है जिस अफसर को कहा जाता है कि भाई फलां वक्त में देखा, उस वक्त आपने हमारी बात नहीं सुनी। देखिए, ऐसा है, ईमानदारी और इंटेग्रिटी जो होती है उसका मतलब ही ये होता है कि आपने बिना डरे हुए और बिना किसी को देखे हुए काम करना है। बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, आपने अपनी ड्यूटी करनी है। आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि कोई आदमी कैसा है। तो ड्यूटी है, ड्यूटी के रास्ते में जो भी कोई आएगा आप अच्छे से काम करिए। तो ये जो इतना लंबा चौड़ा रोहित जी आपका कैरियर रहा है, इस कैरियर में कोई एक समय ऐसा आया जब आपको लगा कि ये सरकारी नौकरी जो मैंने ज्वाइन की है मुझे इसको छोड़ देना चाहिए था, इसकी जगह कोई और काम कर लेना चाहिए था? देखिए, ऐसा है कि बेसिकली मैं BTech हूँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। तो जब मैं यहाँ नया नया आया था तो मैंने नौकरी जो ली थी उसका भी एक इतिहास है कि कैसे मैंने नौकरी ली थी, वो बाद में बात करेंगे, वो एक अलग विषय है। शुरू के कुछ सालों में ये लगता था कि यहाँ उतनी तरक्की नहीं है और ना कोई मौके हैं और ना ही कोई काम करने का सही एनवायरनमेंट है। लेकिन आहिस्ता 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 जब आप काम करो तो 8, 10, 15 साल के बाद आपको एक रिकॉग्निशन मिल जाती है। उसके लिए आपका समय भी चला गया होता है जीवन का। तो वो रिकॉग्निशन जब मिल जाती है तो फिर आदमी को सोसाइटी भी रिकॉग्नाइज़ करती है, लोग भी करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, सरकार के अंदर भी कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो अच्छे लोगों को पहचानते हैं। तो उससे आदमी का मनोबल बना रहता है और उसी मनोबल के सहारे आदमी चलता है। ईमानदार आदमी के पास तारीफ़ और मनोबल के अलावा और कुछ नहीं होता, तो इसी के सहारे वो चलता है और अपनी ड्यूटी करता है। आप एक और चीज़ के लिए मशहूर थे कि अक्सर लोग अपनी पोस्टिंग के लिए कोशिश बड़ी करते हैं, नेताओं से मिलने जाते हैं, ईद और दिवाली पे तोहफे देने भी घर चले जाते हैं, और उसके अलावा भी अगर कॉरिडोर में कहीं मुलाकात हो सचिवालय में तो वहाँ पर भी अपनी गुजारिश करते हैं कि जनाब ज़रा मेरा ख्याल रखिएगा, मिलने के लिए ख़ास तौर पर चले जाते हैं। ये सब चीज़ें आप में नहीं थी, तो मानते हैं कि इन चीज़ों के कारण जो है आपको काफ़ी लंबे वक्त तक जो है उस तरह की पोस्टिंग्स नहीं मिली जिस तरह की पोस्टिंग्स लोगों को अक्सर मिला करती हैं। देखिए, ऐसा है कि मेरी शुरू से एक आदत रही है,
मैं किसी के आगे पीछे नहीं घूमता, ना दफ्तरों में चक्कर मारता था, ना कहीं किसी को सियासी आदमी को मिलने जाता था। हाँ, एक आध बार ऐसा हो सकता है कि जब मेरी पोस्टिंग कहीं, मेरे परिवार की परिस्थितियां ऐसी रही होंगी कि मेरी पोस्टिंग कहीं बाहर कर दी होगी, उस स्थिति के अंदर मैंने ज़रूर रिप्रेजेंटेशन दी होगी कि मुझे फ़लाँ जगह पे ना लगाया जाए। लेकिन मैंने कोई ऐसे जिनको बड़ी अच्छी पोस्टिंग मानते हैं उनको प्राप्त करने के लिए मैंने कोई कोशिश कभी नहीं की। और जितनी भी मुझे पोस्टिंग्स मिली हैं, खासकर आखिर के कैरियर में मैं डीसी कठुआ 2 बार रहा, थोड़े दिन के लिए उधमपुर में भी मुझे डीसी लगाया, फिर सांबा में भी रहा। ये सारा जो सरकार के बड़े लोग थे, गवर्नर साहब या चीफ सेक्रेटरी साहब या जो डिसीजन मेकिंग लोग थे, उन्होंने मेरिट पे ही लगाया होगा। मेरिट पर जब आप इन इलाकों में गए तो ज़्यादा दिक्कत किस ज़िले में आई, जिस ज़िले में जाकर शुरुआत में आपको लगा कि यार यहाँ तो बहुत परेशानियाँ हैं, इन सब परेशानियों को दूर कैसे करना है और किस तरीके से सिस्टम को ठीक करना है? देखिए, मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैंने पहले ही आपको अर्ज़ की कि मेरा इतना लंबा कैरियर के बाद मैं जहाँ इन जगहों पे पहुँचा, तब तक लोगों को मेरे बारे में पूरा पता था। जैसे मैं कठुआ में डीसी रहा तो वहाँ मैं एडिशनल डीसी और एडीडीसी भी पहले रह चुका था, तो लोग मुझे अच्छे से जानते थे कि मैं किस किस्म का अफसर हूँ। तो लोगों को पता था कि ये इसको रिप्रेजेंट करो तो उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो इसलिए लोगों को जो मिलना जुलना था सब ठीक ठाक चलता था, कोई लोगों को ना मुझे दिक्कत आई ना पब्लिक को दिक्कत आई। जैसे आपने कहा ना मुझे दिक्कत आई ना पब्लिक को दिक्कत आई, बिल्कुल थोड़ा सा इससे हट के सवाल पूछूंगा आपसे। रोहित जी, मुझे ये बताइएगा कि आज भूमाफिया को लेकर सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई करना चाहते हैं। सरकार ने कार्रवाई शुरू भी की, लेकिन अब कार्रवाई थम गई है। कहा यह जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि भाई दोबारा से रिकॉर्ड चेक कीजिए, उसके बाद जाकर जो है भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मेरे पास कई उदाहरण ऐसे हैं कि एक आदमी है जो लैंड ग्रैबर है, मशहूर है, नोटोरियस है, 3-3, 4-4 बार एफआईआर उसके खिलाफ लगी हैं, कानूनी कार्रवाई भी हुई है। उसने फौजियों को भी तंग करके रखा है, उसने पुलिस वालों को भी तंग करके रखा है। यानी फौजी को ज़मीन बेची है तो वो भी परेशान है, पुलिस के एक आला अधिकारी को ज़मीन बेची है वो भी परेशान है, एक हाईकोर्ट के जज साहब को ज़मीन बेची है वो भी परेशान है। और इन सब लोगों की दिक्कत ये कि ये अपनी ही ज़मीन पर जाकर ना तो कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और ना ही अपनी ज़मीन की चारदीवारी कर सकते हैं। इस तरह की मिसालें हमें जम्मू संभाग से अलग अलग जगहों से मिलती हैं। कारण क्या है रोहित जी कि आप जैसे अफसर भी कोशिश करते हैं, बाकी डिप्टी कमिश्नर भी कोशिश करते हैं, लेकिन जो मशहूर और नोटोरियस लैंड ग्रैबर हैं उनके खिलाफ कोई ख़तरनाक या कोई सख्त कार्रवाई सरकार कर पाए, ये होता नहीं। और जब सरकार कार्रवाई करती भी है तो थोड़े दिनों के बाद वो बरी होकर फिर बाहर आ जाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से वो काम चालू हो जाता है। देखिए, ऐसा होता है कि मेरी नज़र में क्या पूरे देश की नज़र में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, इससे पोटेंट कोई इंस्टीट्यूशन है नहीं। जैसे मजाक में यहाँ बोला जाता है भारत के अंदर कि 3 ही इंस्टीट्यूशन हैं पावरफुल हैं जो मैटर करते हैं, वो डीएम, सीएम और प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो डीएम जो जहाँ अगर पावरफुल है या अपनी ड्यूटीज़ ठीक से करते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। कैसे आ सकती है दिक्कत? सरकार से ऊपर तो कोई नहीं है। जैसे आपने कहा सरकार से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन क्या आप जम्मू के एक शहरी भी हैं कि शहरी के नाते आपको लगता है वाकई भूमाफिया के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है? क्या आपको नज़र आ रहा है? देखिए, जैसा इन्होंने अनाउंसमेंट किया था वो तो एक स्वागत योग्य कदम था, इंटेंशन तो बहुत बढ़िया थी। अब वो कितना हो पाया, कहीं नहीं हो पाया, प्लानिंग की कमी रही, जिस चीज़ की रही, जो लोग आज एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बैठे हैं उनको सारी चीज़ का असेसमेंट बैठ के करना चाहिए। और कोई भी चीज़ जो है प्लानिंग के बिना नहीं होती। और मैं मोटे तौर पे आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने इंक्रोचमेंट कहीं भी हटानी है तो उसका मूल मंत्र ये है कि आपको एक सीक्रेसी मेंटेन करनी है, प्लानिंग करनी है और फिर सीक्रेसी मेंटेन करनी है। जब आपको कहीं जा रहे हो, कहीं करने के लिए इंक्रोचमेंट ड्राइव या इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, तो पहले ही लोगों को पता चल गया होगा, आप कैसे हटा पाओगे? यानी आपका साफ तौर पर ये कहना है एक सीक्रेसी मेंटेन करनी। तो ये सीक्रेसी लीक कहाँ से हो रही है, किस स्तर से हो रही है? और दूसरा ये, क्या आप भी ये मानेंगे कि आज भी हमारे ही इस सिस्टम में, प्रशासनिक तंत्र में लोग बड़ी तादाद में ऐसे मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि अतिक्रमण हटे, जो भूमाफिया, जो लैंड ग्रैबरों के साथी हैं, उनके हिमायती हैं? आप भी जिस ज़िले में रहे होंगे, आपने भी इस तरह की चीज़ें देखी होंगी। इसका इलाज क्या है रोहित जी? कैसे इस चीज़ से हम बाहर निकल सकते? देखिए, ऐसा है कि जब कहीं पे किसी चीज़ की कोई पूछ मांग नहीं हो तो हर कोई आदमी जो है इस चीज़ से त्रस्त हो जाता है। जब इतने साल यहाँ पे लोगों ने देखा
कि जो सरकारी ज़मीन अगर हड़प कर लो, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लो, तो कोई पूछता ही नहीं है। तो वो जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते चले गए। वो राजनीति में भी लोग थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के भी थे, आम आदमी भी थे। अब इतनी दुनिया इस सिस्टम में जा चुकी है, उसको हटाने के लिए जो गवर्नमेंट ने प्लानिंग की वो बड़ा अच्छा कदम था। हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये प्लान किया गया। और अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसका सिंपल तरीका ये नहीं है कि हर जगह आप जेसीबी लेके पहुंच जाओ। हर जगह अलग अलग किस्म का मेथड लगता है। वो जो मौके के अफसर उनको प्लान करना होता है कि हमने यहाँ पे क्या करना है। आपने यहाँ एक स्टैंडर्ड मेथड रखा हुआ है कि आप जेसीबी मशीन लेके पहुँच जाते हो, ऐसे इंक्रोचमेंट नहीं हटेगी। फिर आपको क्या लगता है क्या तरीका है? देखिए, अलग अलग हिस्सों के ऊपर, अलग अलग किस्म के एरिया के ऊपर, अलग अलग किस्म के केसेस के ऊपर अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। तो वो जो मौके के अफसर हैं उनका काम है सोचना। उनका काम है सोचना। रोहित जी, अब मुझे ये बताइए कि राजनीति में तो नहीं जा रहे अब आप, है कोई विचार ऐसा बन रहा है? देखिए, ऐसा है कि नेचर से हर आदमी जो है राजनीतिज्ञ होता है। राजनीति का मतलब होता है आइडियोलॉजी। हर आदमी की कोई आइडियोलॉजी रहती है। जो वोटर होता है उसकी भी एक आइडियोलॉजी होती है, चाहे वो टेम्परेरी आइडियोलॉजी होती है। इस बार उसने ए पार्टी को वोट दिया, दूसरी बार उसने परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर बी पार्टी को वोट दे दिया। तो ऐसा माहौल तो आदमी के ऊपर असर डालता है। और दूसरा, मेरे पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यानी ये समझा जाए कि आने वाले कल में रोहित खजूरिया जो हैं राजनीति में उतर सकते हैं। कोई दल आपकी नज़र में है जिसको लेकर आपने सोच बना ली है कि भाई यहाँ से शुरुआत करेंगे? देखिए, दल तो अलग बात हो गई, एक आइडियोलॉजी तो मेरी है, एक विचार है। बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये पक्का समझ लें कि आने वाले कल में हम आपको राजनीति में देख सकते हैं? देखिए, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति में आने के लिए बहुत से आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है पब्लिक सपोर्ट। लोग क्या चाहते हैं, तो वो देखेंगे। अगर पब्लिक सपोर्ट हुई, लोगों की चाहत हुई, तो आ भी सकता आदमी। उसमें क्या बुराई है? दुनिया आती है राजनीति में। और अक्सर कहा जाता है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते। तो अगर अच्छे की कैटेगरी में हम लोग हों तो हमको भी आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि पूर्व डिप्टी कमिश्नर सांबा रोहित खजूरिया ने एक बात तो बातों बातों में ये बात कह दी है कि अगर अच्छे लोगों की राजनीति को ज़रूरत है तो राजनीति में आना कोई गलत बात नहीं। लेकिन दूसरी बहुत अहम बात बताई है कि अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए। हर जगह जेसीबी लेकर जाना अक्लमंदी नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कही कि जब आप अतिक्रमण हटाने के लिए प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उसको गोपनीय रखा जाना चाहिए, किसी को पता ना चले। क्योंकि अगर आप गोपनीय नहीं रखेंगे तो बड़ी भीड़ आ सकती है, वहाँ पर हंगामा हो सकता है और उसके नतीजे में आपकी ड्राइव फेल हो सकती है। और अगर एक बार आपकी ड्राइव फेल हो गई तो जो अतिक्रमण करने वाले हैं, जो लैंड ग्रैबर हैं, वो दूसरी बार आपको वहाँ पर ना तो कुछ गिराने देंगे और ना ही कुछ वहाँ से हटाने देंगे। ये इसलिए ये सब कुछ बता रहे हैं क्योंकि डिप्टी कमिश्नर के तौर पर कठुआ में भी और सांबा में भी कई प्रकरण ऐसे हुए, कई इंसिडेंट ऐसे हुए जिन इंसिडेंटों में रोहित खजूरिया ने दलबल के साथ गए, दमखम के साथ गए और वो एनक्रोचमेंटें हटाई जिनके लिए सरकार भी सोच रही थी शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ किया है पूर्व डिप्टी कमिश्नर सांबा रोहित खजूरिया ने अपने कार्यकालखंड में। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आने वाले कल में शायद हम इन्हें किसी राजनीतिक स्टेज पर देखेंगे।